हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS1 ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। आई नो इसके बारे में काफ़ी सारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, क्वेश्चंस 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, बट स्टिल दिस क्वेश्चन घूम फिरा के लैंग्वेज चेंज करके हैज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि इसको पूछा जा सकता है। आपको ये किसी और एस्पेक्ट में पूछा जा सकता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इवन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से मॉनसून साइकिल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से मॉनसून पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात। अच्छा, इवन क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर ऑल्सो, सी it has multiple aspects. It has impact on everything. It has impact on society. It has impact on culture. It has impact on economy. It has impact on environment. In fact, it has impact on international relations and the federalism also. So this is a multi-dimensional topic. So we would be discussing more, talking नहीं, डिस्कशन एंड टॉकिंग तो सेम ही हो गया ना। सो आई मीन टू से कि विल बी डिस्कसिंग अ लॉट मोर, सो जस्ट स्टे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन। देखो, interlinking of river can provide viable solution to multi-dimensional interrelated problem of drought, flood and interrupted navigations critically examined. Okay, perfectly fine. Simple question है, क्या बोल रहा है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है ये मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम बोल रहा है कि हर एक चीज इंटर रिलेटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, इस तरीके से स्टार की तरह जुड़ी हुई है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे सेंटर में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से फाइंड करा जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है ड्रॉट की, प्रॉब्लम क्या है फ्लड की, और प्रॉब्लम क्या है अनइंटरप्टेड नेविगेशन की। एज यू नो कि हमारे देश के अंदर जो मानसून है वो सिर्फ 4 महीने के लिए आता है, ठीक है। वो 4 महीने में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, कहीं पे बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी वजह से एक ही सीजन के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर एक जगह ड्रॉट की सिचुएशन हो रही है, दूसरी जगह फ्लडिंग की सिचुएशन हो रही है। इनफैक्ट उसी सेम एरिया के अंदर भी एक साल में फ्लड है, अगले साल के अंदर ड्रॉट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है। तो ये देखो, जब ड्रॉट होता है का मतलब क्या है कि वहाँ पानी नहीं है, मतलब क्या हुआ, पानी का डिफिसिट है। जब फ्लड आता है का मतलब है कि पानी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि पानी सरप्लस में है। तो एक तो डिफिसिट, एक सरप्लस की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और दूसरा तीसरी चीज बोली है अनइंटरप्टेड नेविगेशन। देखो, इनलैंड वाटरवे नेविगेशन होता है ना, जैसे वाटरवे नेविगेशन 2 तरीका होता है, एक जब आप ओशन रूट के थ्रू करते हो और दूसरा जब आप इनलैंड रिवर के थ्रू करते हो, कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे हल्दिया से इलाहाबाद का हमारा एक नेविगेशन रूट बना हुआ है, जैसे हमारी 6 नेविगेशन रूट्स हैं, हम पढ़ते भी हैं यूपीएससी में। तो अनइंटरप्टेड नेविगेशन के लिए बोलने का क्या मतलब है कि अगर हम रिवर्स को इंटरलिंक कर देते हैं तो हम अनइंटरप्टेड नेविगेशन जो है, ये मतलब इनलैंड शिपमेंट जो है, ये आराम से हमारा इस तरीके से चल सकता है। ये कहने का मतलब है अभी हमको इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब हमको इसके प्लसेस एंड इसके माइनसेस दोनों एग्जामिन करने हैं। फॉर सी, जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं। इसमें पूरा प्लान ये था कि जो सरप्लस वाले एरिया है, वाटर सरप्लस जो बेसिन है, वहाँ से जहाँ पे फ्लडिंग होती है वहाँ से एक्स्ट्रा पानी को, सरप्लस पानी को निकाल के वाटर डिफिसिट वाले एरिया के अंदर ट्रांसफर करा जाएगा। बस इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये छोटा है नहीं। देखो, इंडिया के अंदर एवरेज रेनफॉल ना लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है, और 4 महीने के लिए बारिश होती है, जून से सितंबर के बीच में, और वो भी यूनिफॉर्म है नहीं। उसमें एक्सेस मानसून, कभी कभी एक्सेस मानसून में फ्लडिंग दिखाई देती है, कभी हमको ड्रॉट दिखाई देता है। तो ये स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस हैं। स्पेशल वेरिएशन मतलब जगह पे, टेम्पोरल मतलब डिफरेंट, आज ये है कल ये है, तो ये वेरिएशन है इसकी वजह से। और हमारा जो एग्रीकल्चर है, लगभग 65 to 68% एग्रीकल्चर हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर है। इंडस्ट्रीज में पानी की डिमांड रहती है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो ये सारी दिक्कत है। इन सब चैलेंजेस को कवर करने के लिए इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो नदर्न हिमालयन रिवर, जो इंटरलिंकिंग कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है इसमें। एक तो जो नदर्न हिमालयन रिवर है उनको लिंक करा जाएगा, एक सदर्न पेनिनसुलर रिवर को लिंक करा जाएगा, और एक इंटर स्टेट रिवर को लिंक करा जाएगा। और इसको मैनेज कौन करेगा? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर आती है। नाउ इंडिया में रिवर का मैप देखो, यू वुड सी कि कहीं कहीं पे रिवर का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया यूपी बिहार के अंदर, या फिर ये एमपी वाला एरिया, यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिवर का कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देगा। बट देयर आर सर्टेन एरियाज जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इवन
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी सिर्फ ब्रह्मपुत्र मेजर रिवर है, बाकी यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत रहती है। सिमिलरली इन सदर्न इंडिया ऑल्सो, सदर्न इंडिया में तो हमको पता है कि इंटर स्टेट वाटर फाइट भी चलती रहती है। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए, क्योंकि एक तो रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर से मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो गवर्नमेंट केम अप विद अ प्लान, और ये बहुत पहले 1906 में सबसे पहले इन्विजस करा गया था कि हम लोग रिवर्स को जोड़ देते हैं। बट रिवर को जोड़ने के बेनिफिट भी हैं। देखो, सबसे पहला तो बेनिफिट है कि जो सरप्लस पानी है वो डिफिसिट में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आप फ्लड भी कंट्रोल कर सकते हो, ड्रॉट भी कंट्रोल कर सकते हो। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। इससे जो पानी का क्राइसिस है बहुत सारे पार्ट्स में, कहीं कहीं पानी इतना होता है कि पानी बेमतलब के बहता रहता है, मतलब कि पानी लोग ज़्यादा यूज़ करके वेस्ट करते हैं, और देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे 4 किलोमीटर जाके एक पानी का घड़ा लेके आना होता है। तो ये जो गैप है इसको फुलफिल करा जा सकता है। दिस प्रोजेक्ट विल ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो पावर जनरेशन ऑल्सो, क्योंकि जब आप इंटरलिंकिंग करोगे तो पानी कहीं ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से जाएगा, तो आप इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे हम यहाँ पे। और ये इसमें ये मतलब ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ऐसे नाला खोद के उसमें से रिवर डाल दिया, ऐसे नहीं बनेगी वो। उसमें पूरा डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स बनेंगे, फिर रिवर्स की इंटरलिंकिंग होगी, पूरा जो एरिया है उसका टोपोग्राफी मैच होगा, उसके नीचे की रॉक कैसी है, वहाँ का जनजीव कैसा है, हर एक चीज़ एनालाइज होगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ड्राई वेदर फ्लो ऑग्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ड्राई वाटर के अंदर सरप्लस, आज मान लो कि इस बार मानसून है, अल नीनो आ गया, अल नीनो की वजह से मानसून में बारिश नहीं हुई है, तो जो सरप्लस वाटर रिजर्वॉयर्स में बना के हमने रिजर्व करके रखा है उसको हम रिलीज कर सकते हैं। इससे एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम या फिर जो मिनिमम इरिगेशन की दिक्कत है वो नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। दूसरा, इंडियन एग्रीकल्चर मानसून डिपेंडेंट है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो मानसून है वो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी ज़्यादा अनसर्टेन हो गया है, फ्रीक्वेंसी अनसर्टेन हो गई है, इंटेंसिटी अनसर्टेन हो गई है। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज कर देगा अगर हम वाटर रिवर्स को लिंक कर देते हैं। इससे क्या होगा कि वाटर की एक यूनिवर्सल तो नहीं बोल सकते, बट हाँ यूनिफॉर्म एक अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है इट कैन हेल्प इन कमर्शियली ऑल्सो, क्योंकि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। मतलब पूरे यहाँ पे जैसे कि हल्दिया से इलाहाबाद है, उसी तरीके से अंदर हिंटरलैंड के अंदर भी अगर हम इनलैंड वाटरवे शिपमेंट चलाते हैं तो इसका ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होता है। जब कोई शिपमेंट पानी पे चलता है तो वो पानी से, देखो उसमें ना सबसे कम फ्यूल लगता है और बहुत ज़्यादा बल्क में सामान चला जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन शिपमेंट सबसे कम होता है। रोड और रेलवेज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनीज को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, प्लस आपका जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड है उसके अंदर भी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमको भी वो जो वैल्यू है, जो प्रोडक्ट है वो कम वैल्यू पे मिलेगा। एंड दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो ऑग्यूमेंट विद डिफेंस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री थ्रू एडिशनल वाटर लाइन डिफेंस। पर चैलेंजेस हैं, पहले इसमें जो चैलेंज दिए हैं वो एक बार सुनो। सबसे पहले प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, इट्स नॉट दैट ईजी, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगा, बहुत ज़्यादा हमारी मतलब बोलते हैं ना कि टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कैपेसिटी लगेगी, वो लगेगी। एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अभी मेरी इसको उसको छोड़ दो, जो लिखा है उसको छोड़ो, लिसन टू मी वेरी वेरी क्लियरली। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, हम बात करते हैं टेम्परेचर की, हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। इन दोनों चीज़ों का लिंक किससे करते हैं हम? वाटर अवेलेबिलिटी से। और वाटर पे क्या डिपेंड करता है? वहाँ का फ्लोरा कैसा है, वहाँ का फोना कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, राजस्थान का कल्चर देखो एक, ठीक है, और एक किसी भी यूपी या बिहार का कल्चर देख लो जहाँ पे अच्छा खासा आपको पानी का अवेलेबिलिटी मिलता है रिवर के पास का। देयर इज अ डिफरेंस इन कल्चर, देयर इज अ डिफरेंस इन ईटिंग सिस्टम, देयर इज अ डिफरेंस इन योर क्लोथिंग, देयर इज अ डिफरेंस इन दी त्योहार यू सेलिब्रेट। हर चीज डिफरेंट है जो हमारे आसपास के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। नाउ व्हेन आई से कल्चर, उसके साथ में फ्लोरा एंड फोना कैसे चेंज होगा। देखो अभी जैसे राजस्थान की मैं बात ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या वाटर डिफिसिट है, तो जनरली जब वाटर से इसको जोड़ा जाएगा, जैसे कि बुंदेलखंड एरिया ले लो, बुंदेलखंड एरिया में भी ड्रॉट बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो अगर वहाँ पे पानी का इंटरलिंकिंग कर दिया जाए, जब पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से पेड़ पौधे, आपको पता है कि जहाँ पे जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल हमारा जो एरिड श्रब्स है, हर एक पेड़ पौधा और उसके आसपास के जो जानवर है उन्होंने अपने आप को इस हिसाब से अडॉप्ट कर रखा है कि पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो अगर वहाँ पे रिवर आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि सडनली पानी की अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है। नाउ दीज एनिमल्स एंड दीज प्लांट्स विल नॉट हैव द टाइम टू अडॉप्ट देमसेल्फ, तो यहाँ पे ये खतरा है। तो ये तो हो गई डिफिसिट वाले में। अब चलो सरप्लस वाले में। सरप्लस में जैसे कि बिहार यूपी के आसपास वाला एरिया लो, वेस्ट बंगाल के आसपास का,
हर एक यहाँ पे जो जीव जंतु है वो भी इसी तरीके से अडॉप्टेड है। जो मछलियाँ हैं उनको इतना वाटर लेवल चाहिए, उनको बीच में स्टॉपेज नहीं चाहिए। तो ये जो एक्वेटिक लाइफस्टाइल है, आसपास की इवन जो टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। अब इम्पैक्ट सुनो मानसून पे। मानसून पे क्या इम्पैक्ट होगा, देखो ये बाकी सारी ये सारा टेक्स्ट आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडिया में जब मानसून आता है, जैसे मैं इसी पे मैप पे चलते हैं, जब मानसून आता है तो ये वाला एरिया जो है सतलज वाला प्लेन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो प्रेशर बनता है। इसकी वजह से जो साउथ ईस्टर्न अपनी ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, साउथ वेस्ट मानसून बनाती है, ये 2 ब्रांच में जाता है। और आपने देखा होगा कि सारी ब्रांचेस चाहे वो कहीं से भी आए, वो हमेशा इसी एरिया पे जाने की कोशिश करती है। नाउ यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है? लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि पॉइंट 1 यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पे सन बहुत तेज़ी से शाइन करता है, तो ये एरिया बहुत जल्दी गर्म होकर बहुत हाई लो प्रेशर बना लेता है। नाउ अगर यहाँ पे रिवर आ जाती है, अगर यहाँ का एनवायरमेंट चेंज होता है अगर, तो क्या होगा, रिवर से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। ऑब्वियसली पानी है तो ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब वो वेपराइज हो जाएगा पानी। इससे ऑलरेडी क्लाउड बनेंगे, जब क्लाउड बनेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल गिरेगी नहीं, उसको गर्म नहीं करेगी। इन सारी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और लो प्रेशर अगर जनरेट नहीं हुआ तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये इस एरिया पे अट्रैक्ट नहीं होगी। यहाँ पे ये सारी ट्रेड विंड ऑस्ट्रेलिया से इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया में इसीलिए आती है क्योंकि ये जो लो प्रेशर बनता है ये एक्सट्रीमली लो प्रेशर बनता है। अगर ये एक्सट्रीमली लो प्रेशर बनना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे मानसून आना बंद हो जाएगा। सो दिस इज इम्पैक्ट ऑन दी मानसून, राइट। इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ऑब्वियसली सी बात है कि देखो दोनों जगह, जैसे अगर डैम एंड रिजर्वॉयर्स भी बनाएंगे तो भी लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा एग्नी आएगी। मतलब अभी जैसे नर्मदा वाला डैम भी बना था तो आपने देखा था कि कितना लंबा प्रोटेस्ट था। अब हर जगह यही होता है कि जब भी डैम बनता है, जैसे टिहरी में डैम बना था तो पीपल डिस्प्लेस, उन डिस्प्लेस लोगों को कहाँ लेके जाओगे, उनकी पूरी यादें जुड़ी हुई है, उनके पूरे घर जुड़े हुए वहाँ से। देन कंट्रोलिंग फ्लड ऑल्सो, कुछ लोगों ने ये चीज़ डाउट भी करी है कि आप ये जो प्रोजेक्ट चला रहे हो ना, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है फ्लड को कंट्रोल करने की, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि हीराकुंड डैम, दामोदर डैम है, हालांकि वो डैम बने हुए हैं लेकिन फिर भी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या फ्लड नहीं आते हैं? ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट ईयर फ्लड आते हैं। और इंटर स्टेट डिस्प्यूट, आप इसी का ले लो केरला तमिलनाडु का, तो इसमें क्या हो रहा है, केरला, सिक्किम, आंध्र प्रदेश ये अपोज कर रही है। देखो दोनों जो अपर कैचमेंट स्टेट्स और जो लोअर कैचमेंट स्टेट्स हैं, बोथ आर अपोजिंग। पर्टिकुलरली दी लोअर कैचमेंट स्टेट्स जो है इनको दिक्कत रहती है कि पानी अगर ऊपर से अगर पानी का फ्लो रोक लिया गया तो इनके पास पानी नहीं आएगा, तो ये हमारी जो फेडरलिज्म है उस पर भी क्वेश्चन करेगा। इंटरनेशनल डिस्प्यूट ऑल्सो, जैसे कि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे जब डैम बना रहा है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वाई आर यू ब्रिंगिंग डैम्स। जब हमने सतलज रावी व्यास पे डैम बनाया तो पाकिस्तान ने क्वेश्चन करा कि आप नहीं बना सकते। जैसे कि हमारा इंडस कमीशन भी बना हुआ है, इंडस वाटर कमीशन, उसमें है कि आप इतने % बना सकते हो, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, XYZ। तो ये सारे इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी करते हैं। और इंडिया से निकल के जो बहुत सारी रिवर्स है वो बांग्लादेश में जाती हैं, तो वहाँ पे बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस रहेंगे। तो इस तरीके से द मीन टू से इज़ कि पानी जो है वो बहुत फ्रीली फ्लो करता है डिस्पाइट ऑफ द बॉर्डर, विदाउट अज्यूमिंग द बॉर्डर, एंड इट इम्पैक्ट्स एवरी ह्यूमन बीइंग। तो अगर इस तरीके से लिंक करेंगे रिवर्स को तो आई मीन टू से कि वो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमको बहुत बहुत ज़्यादा रिपरकशंस दिखाई देंगे। तो इसमें सोल्यूशन में क्या बोलेंगे, तो देखो जब गवर्नमेंट ने कोई चीज़ प्लान बनाई है तो आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम बेकार आइडिया, करना ही नहीं है। देयर इज अ टीम, देयर इज सम माइंडेड पीपल हु हैव मेड दिस प्लान, हु हैव थॉट एवरीथिंग थ्रू। तो आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि वो हो जाएगा कि तुम तो मतलब सरकार की स्कीम को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हो। रेदर देन रिजेक्टिंग इट, यू से कि इसका जो कोस्ट प्रोपोर्शनल इन इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, इन इकोनॉमिकल, सब में है। इकोलॉजिकल फ्लोरा एंड फ्यूना, जियोलॉजिकल वहाँ की रॉक टाइप, वहाँ का कल्चर, हाइड्रोलॉजिकल पूरा वाटर साइकिल चेंज हो जाएगा, एंड इकोनॉमिकल। इन सारी टर्म के अंदर, हालांकि लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम एनालिसिस करेंगे, ऐसा रिसर्च रिपोर्ट में भी है कि वो हमारा जितना भी कॉस्ट ऑफ लॉसेज है उसको ओवरकम कर जाएगा। लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क हुए बिना अगर हम ये इंटरलिंकिंग वाटर
प्रोजेक्ट चलाते हैं तो ये हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक साउंड साइंटिफिक टेक्निकल असेसमेंट करना चाहिए। जिन कंट्रीज ने ऐसा ऑलरेडी प्रोजेक्ट चलाया है उनको एनालिसिस करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके इम्पैक्ट देखने चाहिए, एंड देन दीज थिंग्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड हियर। एंड पॉलिसी मेकर शुड बी रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, यू नो, जैसे मैं चेरापूंजी गई थी तो दिस द पॉइंट इज कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी जब वहाँ बारिश नहीं होती है तो वहाँ पानी की किल्लत रहती है। वाई दिस शुड हैपन, वाई शुड नॉट वी कंजर्व द वाटर, द रेन वाटर। तो यही है कि बेटर वाटर मैनेजमेंट ज़रूरी है रेदर देन फोकसिंग मोर ऑन द इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। सो दिस द सोल्यूशन यू कैन गिव। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आई थिंक इसके जो मेजर implications and those should be very very much clear to you. And you इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, यहाँ से कर लेना। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी यू कैन कांटेक्ट मी ऑन little_simple_buddha, and also I'll see you guys in the next। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।